हाँ, तो जो लीनियर मोमेंटम होता था पी, ये आपका मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता था, है ना, कि मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को भी कॉल्ड एज ए लीनियर मोमेंटम, है ना। सेम वे जब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, तो थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी टिपिकल है ना, कि एंगुलर मोमेंटम जब भी आप डिफाइन करते हो ना, तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर एल से शो करते हैं इसको, और ये आपका होता है आर क्रॉस पी, है ना, कि ये क्या होता है इसलिए आपका आर क्रॉस पी। तो पी जो होता है, ये तो आपका लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया, है ना, कि पी जो हो जाएगा वो जस्ट आपका हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, है ना, इसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम वेक्टर, है ना, कि ये आपका जो हो जाएगा दैट इज योर लीनियर मोमेंटम वेक्टर। तो जो पी होगा दैट इज योर लीनियर मोमेंटम वेक्टर, और जो इसमें आर होगा ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, है ना, ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमेशा जो आपका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये आपका डेफिनेशन आ गया कि भाई ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब आप इसको डिफाइन करोगे तो डेफिनेशन वाइज इसकी वैल्यू बेसिकली आपकी आ गई। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एल वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो आर क्रॉस पी हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ लो कि सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एक्सेस ले लेते हैं, सेम वैसे ही जैसे आपने टॉर्क पढ़ा था, कि आपने कोई एक्सेस ले लिया एक्स वाई जेड, है ना, कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपने यहाँ पे बना लिया, और इसके ऑरिजिन को हम रेफरेंस ले लेते हैं। वैसे रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में निकालना है आपको। अब एक कोई पार्टिकल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक कोई पार्टिकल है, इसका मास बेसिकली आपका m है, एंड इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, कि v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो आपको बताना है इसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो एंगुलर मोमेंटम हम बोल रहे हैं कि r क्रॉस p होगा, है ना, तो p वेक्टर तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया। अब r जब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, तो r इस पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा ऐसे, है ना, कि जिस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है उसके रिस्पेक्ट में r इसका पोजिशन वेक्टर हो गया। तो इस आर एंड एम वी का जो प्रोडक्ट होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो अब इसका डायरेक्शन जो होगी वो या तो प्लेन से बाहर की तरफ होगी और प्लेन से अंदर की तरफ होगी। तो आपको पता है कि जब मैं इसको इस तरह से डायरेक्शन निकालूंगा, ये आर की डायरेक्शन है, तो आर क्रॉस पी इसमें आउटवर्ड टू द प्लेन आ जाएगा, है ना, कि जैसे टॉर्क का आप निकालते थे सेम वैसे निकालते हैं, कि इसमें आर क्रॉस पी की वैल्यू जो होगी वो आउटवर्ड टू द प्लेन आ जाएगी। आउटवर्ड टू द प्लेन का मतलब के कैप है, और के कैप का रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर यही वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होती तो आर क्रॉस पी जो होता है वो इनटू द प्लेन हो जाता, तो मतलब इसका रोटेशनल इफेक्ट कैसा हो जाता है, इसलिए आपका क्लॉकवाइज। तो सेम जैसे टॉर्क था वैसे ही एल भी एक्सियल वेक्टर होता है ना, कि भाई एक्सियल वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन आपके एक्सिस को के लॉन्ग होती है, लेकिन इसका रोटेशनल इफेक्ट प्लेन में कैसा होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कि ओ के रिस्पेक्ट में अगर ये इस तरफ जाए तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका क्लॉकवाइज चला जाएगा, है ना, कि अगर इस तरफ जाएगा तो ये किस तरफ मूव कर जाएगा, इसलिए आपका क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पे प्लॉट ही कर देता हूँ, है ना, कि भाई इस तरह से मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो अगर ये पार्टिकल सेम वी से इस तरफ जा रहा होता, तो जब मैं आर क्रॉस पी निकालता तो ये माइनस के कैप आ जाता, माइनस के कैप का मतलब इसका रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाता। और अगर ये पार्टिकल इस आर के अलोंग ही मूव करता, इसी केस में ऐसे ही मूव कर सकता है वी की डायरेक्शन, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाती, कि अगर इस डायरेक्शन में ये वी से जा रहा होता तो आर क्रॉस पी की वैल्यू जीरो हो जाती। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को लिख भी लेते हैं कि इफ line of velocity passes through point of reference, passes through point of reference, है ना, then angular momentum is zero about that point, then angular momentum is zero, है ना, about that point, about that point, है ना, कि अगर लाइन ऑफ वेलोसिटी आपकी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर पास होगी तो एंगुलर मोमेंटम उस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जीरो हो जाएगा, कि अगर इसको पीछे हम प्रोजेक्ट करेंगे, अगर ये ओ से ही पास करेगा तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा,
अगर पास नहीं करेगा ऐसे कहीं पे तो कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, राइट। तो पहले आप इसको लिख लो। आज आपकी जूलॉजी की क्लास नहीं हुई क्या? नो सर। जूलॉजी नहीं हुई आपकी क्लास? अच्छा, क्यों? सर आज केमिस्ट्री की क्लास थी। अच्छा, टाइम टेबल में तो जूलॉजी लगा हुआ था, केमिस्ट्री था। पता नहीं मुझे, हो सकता है नेक्स्ट वीक लगी होगी। यस सर, नेक्स्ट वीक है जूलॉजी। हाँ वही, मैं नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल देख लिया होगा मैंने। अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास थी इसके पहले, ओके ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो ये आपने लिख लिया ऐसे। इसके तो आते हैं, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं पूरी चीजों को, है ना। कि भाई पूरी चीजों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो जैसे टॉर्क आपने सिंपल लिख लिया था कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वैसे ये भी हो जाएगा कि जैसे आपका कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, और अगर मुझे किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ओ पॉइंट कोई है और ये कोई पार्टिकल है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। ये एम मास है और ये आपकी वेलोसिटी वेक्टर होगी, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज आपका आर आ गया, है ना। कि इसका पोजीशन वेक्टर आपका आर आ गया इस तरह से, और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो जब मैं टॉर्क ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज योर आरपी साइन थीटा, है ना। या इसी को हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका एम वी आर साइन थीटा, क्योंकि मोमेंटम आपका ये आपका जो है थीटा दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब इसी चीज को मैं सिंप्लीफाई करके कर सकता हूँ ऐसे कि भाई इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इसके ऊपर, है ना। और मैं बोलूं कि अगर ये डिस्टेंस आर है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस आपकी आर साइन थीटा हो जाएगी, और यही आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है वो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर होता है ना। कि जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें आर परपेंडिकुलर हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, ऑफ लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ वेलोसिटी, राइट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, है ना। कि जो रेफरेंस पॉइंट होगा उससे लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आर परपेंडिकुलर हो जाएगी। कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो आर अगर ये है तो आर साइन थीटा हो गया, और आर साइन थीटा ही क्या हो जाएगा, इसलिए आपका आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और ये एल की वैल्यू आ गई। तो एल की जो वैल्यू होगी ये आपकी एम वी आर परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। कि एल की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी एम वी आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो ये जस्ट आपने यहाँ पे क्या किया, एनालाइज कर लिया, है ना। तो इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है कि कोई भी अगर पॉइंट मास किसी वी से मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब ये तो मैंने एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला है ना। अगर मैं ये निकालना चाहूं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए, एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑफ ए रोटेटिंग, ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ये तो एक पॉइंट मास का हम निकाल रहे हैं अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। भाई किसी एक्सिस के अबाउट किसी रोटेटिंग रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये तो आपने एक पॉइंट मास का निकाल लिया जो वी से जा रहा था, तो एमवीआर हो गया। अब क्या होता है, जब भी रोटेटिंग कोई रिजिड बॉडी रोटेट होगी, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और सारे की वी डिफरेंट होगी। कि अगर इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो सारे पॉइंट की ओमेगा तो सेम होगी, लेकिन सबकी वी डिफरेंट होगी, है ना। तो मुझे निकालना है कि इसकी कितने एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो मैं सिंपल ऐसे निकाल सकता हूं कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक आपका आईएथ पार्टिकल ले लूंगा, है ना। कि यहाँ पे क्या लेंगे आप, इस तरह से डीएम मास ले लो कि यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट आपने डीएम ले लिया, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस आपकी आर है, और इसकी जो वेलोसिटी, अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है तो ये रोटेट कर रहा होगा, तो इसकी जो लीनियर स्पीड होगी
वो आपकी हो जाएगी ओमेगा इंटू आर। तो पहले मैं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा डीएल। ये आपको हो जाएगा डीएम मास था इंटू वी इंटू आर, और वी की जगह पे हम ओमेगा आर पुट कर सकते हैं। ये आपका हो गया डीएम ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, है ना। आपको पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल रोटेट करेंगे, तो अगर मुझे सबका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इसी चीज को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में भी तो आपने ही किया था कि एक के निकाल के इंटीग्रेट कर दिया था, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ गया था। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल की वैल्यू जो होगी वो जस्ट आपकी आ जाएगी, है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट अब बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम आ गया। और आर स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन क्या होता है हम जानते हैं, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी की आई ओमेगा होती है ना, कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाती है बेसिकली आपकी आई ओमेगा। जो डायरेक्शन ओमेगा वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन एल वेक्टर की होगी, कि अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो थंब के अलोंग ओमेगा वेक्टर होता है, तो उसी के अलोंग क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो एक सिंपल चीज है कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा का प्रोडक्ट हो जाएगा। सेम जैसे लीनियर मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो मास की जगह पे आई आ गया, वी की जगह पे ओमेगा आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक पॉइंट मास अगर वी से जा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम सिंपल एमवीआर होता है, लेकिन जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो टोटल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा इसकी क्या हो जाएगा, इसलिए आपके एंगुलर स्पीड, राइट। तो आप लिख लो इसको, है ना। तो दोनों फॉर्मूला हम लिखते हैं, एमवीआर भी लिखते हैं, आई ओमेगा भी लिखते हैं। ठीक है, ये आपका केस था, राइट। तो दोनों फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कि टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है ना, कि जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि दोनों एक्सियल वेक्टर हैं तो उसको रिलेट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है दैट इज द रिलेशन बिटवीन, है ना, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो थोड़ा सा हम इसमें आइडिया लेते हैं, जैसे मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने पे फोर्स आता है, एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने पे टॉर्क आना चाहिए। कि थोड़ा सा अगर एनालॉजी ले लें तो सिंपल मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके फोर्स आता है, तो एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके टॉर्क आना चाहिए। तो अभी आपने लिखा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो आर क्रॉस पी होती है ना। तो जैसे मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा डीएल बाई डी टी लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे। मैं लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डीपी बाई डी टी, है ना, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस है ना, तो ऑर्डर हम वही रखेंगे, डी आर बाई डी टी इंटू पी आ जाएगा। जस्ट प्रोडक्ट यूज किया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, है ना। अब आपको पता है कि डीपी बाई डी टी तो फोर्स हो जाता है, तो यहां से जो डीएल बाई डी टी की वैल्यू होगी, है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे आर क्रॉस एफ हो जाएगी, तो ये तो इटसेल्फ टॉर्क होता ही है, प्लस डी आर बाई डी टी आपका वी हो जाएगा, तो वी क्रॉस पी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये वाला टर्म तो टॉर्क आ गया, लेकिन ये एडिशनल टर्म आ रहा है, तो इस एडिशनल टर्म का क्या होगा, कोई बता सकता है क्या। भाई मुझे तो यहीं पे आ गया कि भाई जो आर क्रॉस एफ होगा ये टॉर्क होगा, तो हम ये जानते हैं कि टॉर्क की जो वैल्यू होती है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, डीएल बाई डी टी, है ना। लेकिन ये तो तब लिखेंगे ना, आर क्रॉस एफ की जगह पे आप टॉर्क लिख के आप ये तब लिखोगे जब इस टर्म का कुछ मतलब होगा। ये टर्म क्या हो जाएगा, Constant.
नहीं, कांस्टेंट होगा तब तो रहेगा वहां पे। मैंने तो हटा दिया, मैंने बोला आर क्रॉस एफ जो होगा वो टॉर्क होगा, और टॉर्क की वैल्यू डीएल बाई डी टी हो जाएगी। वो सही है। तब तो जीरो हो जाएगा फिर। हाँ, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि वी और पी की डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना। यस सो। होगा वो पैरेलल टू पी तो हो जाएगा। और जब पैरेलल कोई चीज होती है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। कि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि जो डायरेक्शन वी की होगी वही तो पी की होगी। ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, कि जब अब हम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं रोटेशन में, जब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, है ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना, इस टॉर्क, है ना, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? टॉर्क के। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, यही जो टर्म होता है किसके इक्वल होता है? बेसिकली आपके टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो जो टॉर्क होगा ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, है ना, कि दिस इज सिंपली इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका टॉर्क आ जाएगा। तो ये आपने लिख लिया कि टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी हो जाएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपने जो डिफाइन किया है कि टॉर्क की वैल्यू डीएल बाई डी टी होगी, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि टॉर्क की वैल्यू जीरो है, देन डीएल बाई डी टी जीरो होगा। और डीएल बाई डी टी जीरो होगा मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और एल की कांस्टेंट मतलब एन इनिशियल के इसके इक्वल होगा एल फाइनल के। तो जब भी किसी सिस्टम में अगर चार्ज जीरो होगा तो एल इनिशियल एल फाइनल के इक्वल होगा। और इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यहाँ पे एक लॉ आ गया दैट इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क, if external torque is zero, right, about an reference point, about a reference point, about a point ही लिख लो, reference तो understood ही होता है, about a point, है ना, then angular momentum remain conserved, then angular momentum remain conserved, momentum remain conserved, है ना, about that point, about that point, है ना, कि उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या रहेगी? इसलिए आपकी कंजर्व है। कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी? इसलिए आपकी कंजर्व रहेगी। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सिंपल चीज है कि जिस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो उसके अबाउट एल इनिशियल की वैल्यू एल फाइनल के इक्वल होगी, है ना। तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, है ना। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, है ना। नेमली क्या होता है? आई एन ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है ना। पहले इसको लिख लो आप इस तरह से, है ना, कि अगर एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा से ले रहा हूं तो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली आपका कांस्टेंट हो जाता है। है ना। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग सिंपल से ये हो जाता है कि कोई भी अगर सिस्टम है तो उसमें आई एन ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। मतलब आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कि आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसलिए आपकी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो कई जगह पे हम इसको यूज भी करते हैं कि आई को इंक्रीज करके ओमेगा डिक्रीज करते हैं, या आई को डिक्रीज करके ओमेगा इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो आई एन ओमेगा का प्रोडक्ट क्या रहेगा? इसलिए आपका कांस्टेंट। लाइक अगर कोई आपसे पूछता है
कि अगर अर्थ श्रिंक कर जाए तो उसके टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन में क्या चेंज आएगा, है ना, कि इफ अर्थ श्रिंक, दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इफ अर्थ श्रिंक देन व्हाट चेंज, है ना, ऑकर इन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, तो इंक्रीज हो जाएगा। है ना, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, हाँ इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही आप, इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अगर अर्थ श्रिंक करेगा। इंक्रीज। नहीं देखो, अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, ये होता है ना, जो कि 24 आवर हम जानते हैं। ओमेगा अर्थ की एंगुलर स्पीड हो जाएगी, कि अर्थ आप ऐसे बना लो, है ना, तो ओमेगा इसकी क्या हो जाएगी, इसके लिए आपकी एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड हो जाएगी। तो जो इसका ओमेगा, अगर इसकी एंगुलर स्पीड है तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। अगर अर्थ श्रिंक करती है तो आपको पता है कि जो भी श्रिंक वगैरह का फिनोमेना वो तो इंटरनल है, मतलब आई एन ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर श्रिंक करेगी तो आई क्या होगी, आई विल, डिक्रीज। हाँ क्या होगी, डिक्रीज। हाँ डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आई क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, और यहां से अगर ओमेगा इंक्रीज हुआ है देन व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड, इट विल डिक्रीज, है ना, कि भाई आई डिक्रीज होगा ओमेगा इंक्रीज होगा, अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा इट विल डिक्रीज, है ना, क्योंकि आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब जो 24 आवर्स था ना वो जल्दी रोटेट कर जाएगी, हो सकता है 22 आवर्स में ही वो कंप्लीट कर ले। तो इससे हम इस सब लॉजिक का आंसर देते हैं कि आई डिक्रीज ओमेगा इंक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, है ना। इसी में एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ पोलर आइस मेल्ट, polar ice melt, then what happened to time period, टाइम पीरियड, कि अगर पोलर आइस मेल्ट हो जाए तो अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड में क्या चेंज हो जाएगा, है ना, कि भाई पोल्स में इस तरह से आइस है, अगर ये आइस पूरी मेल्ट हो जाए, है ना, कि आइस पोल्स में जो होती है अगर ये मेल्ट हो जाए तो व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ रोटेशन, मतलब टाइम पीरियड में क्या चेंज आ जाएगा, तो इसका क्या आंसर होगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड नहीं, इसमें इंक्रीज हो जाएगा ना बेटा, तो बट उसका रेडियस, सॉरी सर, उसका मास तो फिर कम हो जाएगा ना। नहीं मास, मास देखो पोलर वो बेसिकली मास तो कुछ नहीं, आइस जितना मास होगा उतने ही मास के तो वाटर में कन्वर्ट होगी, मास कैसे कम होगा, डेंसिटी चेंज होता है जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो, लेकिन मास तो सेम ही रहेगा ना, एम मास की अगर कोई आइस है तो वो एम मास के वाटर में ही कन्वर्ट होगी। हाँ डेंसिटी आइस की कम होती है, वाटर में बनेगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, लेकिन मास तो उतना ही रहेगा ना। तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से आंसर देंगे कि भाई आई एन ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अब जैसे आइस मेल्ट होगी तो देखो, ये जो आइस थी ना ये तो एक्सेस के पास में थी ना, तो जब एक्सेस के पास कोई मास होता है ना, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है वो कम होती है, लेकिन जब मेल्ट होगी तो ये अर्थ ये पूरे सरफेस में स्प्रेड होगी ना ऐसे, कि पहले तो एक्सेस के पास कंसंट्रेटेड थी, अब जब मेल्ट होगी तो वाटर में कन्वर्ट होके ओशियन में इस तरह सरफेस में स्प्रेड होगी, तो मतलब मास जो एक्सेस के पास था वो दूर चला जाएगा, है ना, तो जब मास एक्सेस से दूर चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगी, और ओमेगा अगर डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम टी इंक्रीज हो जाएगा। तो छोटे छोटे एग्जांपल थे कि भाई कभी भी ओमेगा को हम चेंज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कन्वर्ट करके, है ना, कि कोई भी चीज श्रिंक होगी तो उसकी ओमेगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना, कि कोई भी चीज अगर श्रिंक होगी तो उसकी ओमेगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और कोई चीज अगर स्प्रेड होगी तो उसका ओमेगा जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा उसका, तो इसका टाइम पीरियड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा।
तो इस तरह से आंसर करते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल्स हैं जो कि हम जानते हैं। है ना, तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम की बात की। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, पहले तो आपको ये एंगुलर मोमेंटम निकालने आना चाहिए। तो कभी भी आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो आप इससे निकालोगे। अगर रिजिड बॉडी है तो एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना। और दूसरा टॉर्क एंड इसमें क्या रिलेशन होगा, तो टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। एंड अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व रहेगी। एल इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा, एल फाइनल के, है ना। मतलब इनिशियल फाइनल के इक्वल हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे वो इसी के ऊपर होंगे। तो आई विल गिव वन बाय वन न्यूमेरिकल्स, उससे आपको अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स विथ यू। है ना, ये आपका ये था। आई विल शेयर न्यूमेरिकल्स। तो या तो एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा या कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा, है ना। दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके, है ना। तो वन बाय वन मैं शेयर करूंगा अभी आपसे, है ना। वैसे थोड़ा सा एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं मैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। वेट फॉर अ मोमेंट, वो बताना जो भी है मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालने के रिगार्डिंग, कि हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, है ना। जैसे कि एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है ना, तो रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई किसके अबाउट निकालना है। अगर रेफरेंस पॉइंट आप चेंज करोगे तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाती है एक्सिस से, टॉर्क भी चेंज हो जाता है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि ये कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है ना, और एक कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से जा रहा है, एम मास है इसका, और ये किसी वी से ऐसा जा रहा है ना। किसी इंस्टेंट में इसकी ये डिस्टेंस जो है वो है आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो आपकी आर दी हुई है। जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं ये वाला डिस्टेंस आपकी आर है, और ये एंगल थीटा है ना। तो ये जा रहा है, और ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। आर वी साइन थीटा, हाँ, एम वी आर साइन, आर पी साइन थीटा। हाँ मतलब सिंपल सा मास लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे, और आर परपेंडिकुलर होता है। तो आर परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे, इसको पीछे से एक्सटेंड करोगे, तो यही चीज तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये चीज आपकी आर साइन थीटा हो जाएगी। तो अगर ये आर साइन थीटा हो जाएगी तो ये एम वी इंटू आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट चेंज। आपको लगता होगा थीटा चेंज हो रहा है,
और आर भी चेंज होगा तो ये कांस्टेंट चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आर साइन थीटा तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, कहीं भी पार्टिकल चला जाए। भाई सपोज पार्टिकल मूव करके आपका यहाँ पे चला गया, है ना, अगर अभी भी इसकी वेलोसिटी और मास सेम है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, आपका आर भी चेंज हो गया, आर आर डैश हो गया, और ये थीटा डैश हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी यही होगी ना जितने पहले थी। तो इसके एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या अबाउट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी ये चला जाए, है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं कोई एच ले लेता हूँ, है ना, तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं ये आपका एम वी एच हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा कहीं भी पार्टिकल चला जाए। तो ओ के अबाउट इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम है, अगर मैंने बोला इसका एंगुलर मोमेंटम आप इस पॉइंट के अबाउट निकालो, अबाउट ओ डैश, ओ डैश के अबाउट क्या हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम, जैसे ओ के अबाउट तो ये आपका आ गया कि एम वी एच होगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज अबाउट दिस रेफरेंस पॉइंट ओ डैश, आर का या आर डैश का? किसी का भी कहीं पे भी जाए, ये सीधे जा रहा है ऐसे, तो ओ डैश के अबाउट इसका क्या हो जाएगा, एम वी आर। नहीं नहीं एम वी एच क्यों हो गए, तो जीरो हो जाएगा ना बेटा, इसके बाद तो एंगुलर मोमेंटम इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की लाइन ओ डैश से ही तो पास हो रही है ना, यस, गॉट इट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, यही बताने के लिए मैंने किया था कि भाई ओ के अबाउट तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना। यहाँ पे हम ले लेंगे तो एम वी आर साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे तो एम वी आर डैश साइन थीटा डैश हो जाएगा, लेकिन ये चीज तो एच के इक्वल ही होगी, तो ये इतना आ गया, लेकिन जब ओ डैश के अबाउट निकालेंगे तो फिर तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं ना, कहीं भी चला जाए इसके अलोंग अगर जा रहा है रेफरेंस पॉइंट के, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ओ के अबाउट तो ये चीज रोटेट कर रही होगी, लेकिन ओ डैश के अबाउट रोटेट थोड़ी कर रही होगी। और समझ गए, ओ से हम देखेंगे तो ये पोजीशन जब चेंज करेगा तो रोटेशन इफेक्ट होगा इसमें, लेकिन ओ डैश के अबाउट तो सीधे जा रहा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे होगी, है ना, कि कोई भी चीज अगर ट्रांसलेशन में है तो एंगुलर मोमेंटम थोड़ी होता है। तो ये ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी चेंज होगी, है ना। तो ये काफी क्रिटिकल चीज है, इसको लिख लो, है ना, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा कि भाई एम वी आर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर पोजीशन चेंज हो गया तो दिस विल इक्वल टू द एम वी इंटू आर डैश साइन थीटा डैश, और ये फर्दर इक्वल हो जाएगा एम वी एच के, और एम वी एच कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, कि एम वी एच क्या रहेगा इसके लिए आपका कॉन्स्टेंट, ये आपका कैसे, राइट। अब मैं शेयर करता हूँ न्यूमेरिकल। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
अभी चेक करता हूँ बेटा मैं। हाँ, ये आंसर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा चेक करो जरा सा। पर मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो ही होगी ना। नहीं, प्रिटाइल मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो होती है। प्रिटाइल में तो वी कॉस थीटा होती है ना बेटा। ऐसा। वर्टिकल प्रोजेक्शन नहीं है ना ये तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो वी कॉस थीटा हो जाएगी ना, जो कॉस थीटा। हाँ रितिका, सही है आपका आंसर। बस डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के हो जाएगा सीधे। हाँ नव्य, अब आपका आंसर सही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है आंसर आपका। है ना, तो है ही, इस डेफिनेशन एक बार समझ गया फिर तो आ ही जाएगा आपका। कि सिंपल सा आपका ये बना लो एक्सिस आप। है ना, एक्सिस ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। है ना, कि ये आपका एक्सिस आ गया। है ना, और प्रोजेक्टाइल मोशन का स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। है ना, कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। इसकी स्पीड कोई आप यू ले लो, या वी दिया हुआ है तो वी ले लेते हैं, और ये एंगल थीटा हो जाएगा। हाँ, तो इसने बोला जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे उस इंस्टेंट में, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो इसकी वी कॉस थीटा हो जाएगी। है ना, मास इसका एम है, तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, तो एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे एम इंटू वी कॉस थीटा। अब आर परपेंडिकुलर आपको पता है कि इसको आप ऐसे ले जाओगे पीछे, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ही तो हो जाएगी, तो एम वी कॉस थीटा इंटू एच आ जाएगा। है ना, अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दो।
तो ये आपका हो गया एम वी कॉस थीटा इंटू एच। एच की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, इरेक्टाइल मोशन की, है ना, कि वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका टू जी हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे न्यूमरेटर में तो आपका एम वी क्यू आ गया, है ना, कि आपका कितना हो गया, इसलिए आपका एम वी क्यू आ गया, सारे एंगल 45 डिग्री है ना। तो यहाँ पे आ, हाँ, टू एक और एक्स्ट्रा भी है, सही बात है। तो यहाँ पे आपका नीचे अगर सारे 45 पुट कर देंगे, ये 4/2 आ जाएगा, और एक जी आ गया, है ना। थीटा 45 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, थीटा वगैरह सबसे लास्ट में जाके पुट करते हैं। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। हाँ, तो फॉर्मूला बस वही यूज करना है कि मास इंटू वेलोसिटी डिस्टेंस टर्म में जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर लोगे। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको किसी रेफरेंस ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना चाहिए कि कितना होगा, है ना। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये आपका केस। ओके, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, नहीं, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, मतलब एच के टर्म्स में निकालना है आपको, है ना। इसमें किसके टर्म्स में निकालना है, एच के टर्म्स में निकालना है। चलो लिख ही लो, आंसर बता ही दो क्या होता है, बस तो सेम ही है ये। है ना, इसको तो इजिली आ जाएगा, इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं। मेरे ख्याल से आपका आंसर सही है जो आपने भेजा हुआ है, नव्या सही है आपका आंसर, ये है ना। ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना, क्योंकि इसमें एच मैक्सिमम हाइट दी हुई है आपको। तो अभी तो आपने बोला एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी एम वी कॉस थीटा इंटू एच, बस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देना है, तो ये आपका एम वी एच बाई रूट टू आ गया, है ना। उसमें एच की वैल्यू पुट कर दी थी हमने, इसमें एच के टर्म्स में ही बोल रहा है ये, है ना, कि मैक्सिमम हाइट एच पे होगा जब ये, है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी करेंगे अभी, हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
फॉर्मूला एमवीआर तो पर्टिकुलर ही होगा, उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस क्वेश्चन में होते जाएंगे। वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, वो ध्यान रखना है इसमें कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करेंगे। y इक्वल टू mx प्लस c इज द स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। mx plus c is the equation of straight line. हाँ सही है ना, your answer is absolutely all right. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कई बार यूज होगा आपको, y इक्वल टू, जैसे इसमें x प्लस 4 दिया हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, y इक्वल टू x प्लस 4। तो एक नया पेज लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से इसे, है ना, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको इसको ठीक से समझना होगा, है ना। ये ऐसा, तो जस्ट ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा
बाद में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, पहले टर्म में कर लेते हैं ऐसे। डिफरेंट टर्म्स में अगर हम करें तो ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस आप ले लो, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, जो मूव कर रहा है वो एक्स वाई प्लेन में ही तो मूव कर रहा है, वाई एंड एक्स। और जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो होता है, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। इसमें वाई और एक्स तो कोऑर्डिनेट होते हैं, एम जो होता है वो स्लोप होता है, लाइन का स्लोप। स्लोप का मतलब अगर ये कोई थीटा एंगल बना रहा है तो ये टेन थीटा होता है। और सी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, कि जहां पे वो कट करेगा, है ना, कि जी जहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी वहां पे जो वाई की वैल्यू होती है, वी कॉल एज इंटरसेप्ट, है ना। तो ये आपकी चीज होती है। तो आपकी जो इक्वेशन थी ना, वो वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर थी। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट स्लोप तो आपका वन आ गया, मतलब टेन थीटा इक्वल टू वन आ गया। टेन थीटा वन मतलब जो लाइन होगी उसका एंगल, और इंटरसेप्ट जो होगा वो फोर हो जाएगा, है ना, कि जहां पे आपके एक्स की वैल्यू जीरो होगी वहां पे वाई की वैल्यू जो होगी वो फोर होगी, तो सी की वैल्यू फोर आ गई। तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरह से हो जाएगी, ऐसे, ये डायरेक्शन होगी इसकी, है ना। और अब इस बात है, इस लाइन का जो एंगल होगा वो तो अभी आपने बोला है कि इस लाइन का जो एंगल है वो 45 डिग्री स्लोप आ गया है ना, कि एंगल 45 डिग्री आ गया। और ये इंटरसेप्ट इतना जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये डिस्टेंस आपकी फोर हो जाएगी भाई। जब एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू फोर हो जाएगी, तो बस आ गया। इसके अलोंग पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एम मास का पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से। तो ये बोल रहे हैं ओके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अगर आपने डायग्राम ना लिया फिर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम में यही तो लिखना होता है, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे ना ऐसे, ये ऐसा, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो आपको तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो कोई भी एंगल सारे 45 ही हो जाएंगे, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अगर ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली, ये आपका हो जाएगा फोर, कॉस 45 ले लो साइन 45 ले लो, फर्क क्या पड़ता है उसमें, ये आपका फोर बाई रूट टू हो जाएगा। तो वही चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो मेन था कि सारा जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, इसकी ओ, इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका फोर बाई रूट टू आ गई। बस वैल्यूज पुट कर दो, है ना। तो एल इक्वल टू एम इंटू वी इंटू फोर बाई रूट टू आ गई। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन पे चला जाऊंगा वापस, है ना। क्वेश्चन में मास आपको दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो मास आपको दिया हुआ था कितना, मास आपको दिया हुआ था बेसिकली आपका 5 units. यूनिट, और वी कितनी थी, 5. वी कितनी थी थ्री रूट टू, है ना। तो ये आपका फाइव था, ये आपका थ्री रूट टू था वी, और ये आपका परपेंडिकुलर फोर बाई रूट टू आ गया। तो ये रूट टू कैंसिल हो गए, 60 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो ये थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम निकालना एक ट्रिकी चीज होता है। दैट वाज द आंसर, है ना, उस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो स्ट्रेट लाइन ध्यान रखना, कई बार यूज होगी आपको ये।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ना। तो उस क्वेश्चन पे अगर हम वापस चले जाएं तो उसका आंसर आपका 16 यूनिट हो जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका, ये आपका जी। ठीक है ना, ये आपने कर लिया ऐसे। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हॉलो स्फीयर्स है या सॉलिड स्फीयर? हाँ नहीं, ये तो बहुत नेग्लिजिबल रेडियस का है ना, तो इसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं। इसने दिया देखो नेग्लिजिबल रेडियस, मतलब इसको हम पॉइंट मास मान लेंगे। ये तो वर्ड इसका आई मोमेंट ऑफ जो पॉइंट इनर्शिया मास का निकाल। होता है, जो पॉइंट मास का होता है mr²। अगर ये नेग्लिजिबल रेडियस नहीं दिया होता ना, फिर आप सोचते है ना, टू स्मॉल स्फीयर, ओके सर। स्मॉल स्फीयर को हम पार्टिकल मान सकते हैं। अच्छा, 4 स्मॉल स्फीयर है, सही बात।
जो कुछ नहीं इसमें है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो सिंपल सा लॉजिक ऐसा हो जाएगा कि कोई एक्सटर्नल चीज तो हम कर नहीं रहे हैं, इसी में तो पॉइंट मास लगा दे रहे हैं इसके पहले पहले पे, है ना। तो मतलब इसमें हम ऐसे लिख लेंगे कि हाँ, रितिका रानी और आंसर इज करेक्ट। इसमें हम ऐसे लिख लेंगे कि आई एंड ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। आई ओमेगा का प्रोडक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो पहले तो सिर्फ रिंग थी, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते ही हमारा स्क्वायर होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। अब क्या हो गया ना, अब इससे चार मास आपने रख दिए, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दो फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये सारे की डिस्टेंस तो आ रही होगी और सबका मास स्मॉल एम है। तो आपने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बढ़ाएंगे तो ओमेगा डिक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज होकर कितना होगा वो निकालना है। तो अब आई टू कितना हो जाएगा, अब आई टू में ध्यान रखना, जो रिंग है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही, वो तो प्लस आर। एम आर स्क्वायर तो होगा ही, प्लस आपका इसका आ जाएगा चारों मास का, ये आपका 4 mr² हो जाएगा इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा 2 आपको निकालना है, बस सॉल्व हो गया। यहाँ से R² हर जगह से कैंसिल ही हो गई, ओमेगा 2 की वैल्यू जो आ गई वो आपकी ये आ गई, एम ओमेगा बाई m+4 है ना, कि नई एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो ई ऑप्शन होगा करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं इसमें कि भाई पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। तो पहले लिख लो आई और ओमेगा कितना होगा, बाद में लिख लो। आई में ध्यान रखने की पहले वाला आई तो होगा ही, उसमें अलग हमने और लगा दिया, और चूंकि स्मॉल नेग्लिजिबल रेडियस है ना, तो इसको हम पॉइंट मास ले लेंगे, तो पॉइंट मास की डिस्टेंस सबकी आ रही तो है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r² हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ले लेगा करेक्ट, यहाँ पर है ना। तो वही चीज है कि पहले कहीं पे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने आएगा या कंजर्वेशन यूज होगा, यू कैन गो फॉर दिस में। वैसे तो इसमें एंगुलर मोमेंटम की जरूरत नहीं है आपको, वैसे ही आ जाएगा ये तो, यूज कर भी लोगे उससे भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा।
हाँ, 90 सही आंसर आपका। हाँ, दिखा रन सही है। देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं इसे। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम नहीं यूज करता हूँ तो मुझे पता है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। भाई टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। तो आई की वैल्यू तो मुझे पता ही है कि एम एन लेंथ 12 है। तो ये आपका हो जाएगा एम 12 स्क्वायर बाई 12, है ना। ये तो हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। एम स्क्वायर बाई 12 होता है, लेकिन लेंथ इटसेल्फ इसकी 12 है ना। इनटू अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट तो इसका जीरो था, ओमेगा फाइनल हो गया टी टाइम में। तो यहाँ से ओमेगा हो गया जीरो प्लस अल्फा टी आ गया। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपकी ओमेगा बाई टी आ गई। तो यहाँ पे ओमेगा बाई 2 पुट कर दिया हमने। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इससे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर ओमेगा बाई 3 टी। तो ये तो सिंपल सा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो होता ही है, लेकिन अभी आपने पढ़ा टॉर्क इक्वल टू ये भी होता है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। तो इससे भी ले सकते थे हम इसमें। तो पहले तो इसका जीरो था एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जीरो से ओमेगा हुआ है। तो इसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा माइनस जीरो। कितने टाइम में, टी टाइम में। बात एक ही होती है कि फाइनल आई ओमेगा हो गया, इनिशियल जीरो था टी टाइम में। आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप। ये आपका हो जाएगा एम 12 स्क्वायर बाई 12, है ना, इंटू ओमेगा बाई टाइम। तो इससे वही आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता उससे भाई। दोनों ही तो न्यूटन सेकंड लॉ है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ले लो या टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले लो, दोनों से सेम चीज आ जाएंगी आपकी। इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही है। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ सही है ना भाई आपका आंसर। ठीक है ना, आपके आंसर सही थे। देखो क्या है ना कि एक चीज ध्यान रखना, पहले समझना होगा कि इसमें एंग्लो मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा। कि आप इसको रेफरेंस ले लो जहां होल को, इसके अबाउट एंग्लो मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो जो टेंशन लग रहा है, टेंशन इसने बोला इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन टेंशन पास तो उसी से कर रहा है ना, ओ से ही। टेंशन चेंज होते रहेगा, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा पास तो वहीं से करेगा उसे। तो पहली बात है टॉक जीरो हो जाएगा इसमें। टेंशन की लाइन अगर वहीं ओ से ही पास कर रही है तो टॉक जीरो हो जाएगा ओके अबाउट। अगर टॉक जीरो होगा तो एल इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा, एल फाइनल के। तो पहले इसका एंगुलर मोमेंटम था, मास m था, वेलोसिटी v नॉट थी, रेडियस r नॉट था। अब क्या हो जाएगा, मास m है, वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, v ले लो, एज्यूम कर लो। लेकिन रेडियस इसने बोला है कि हम डिक्रीज करके इसको r नॉट बाई 2 कर देते हैं। तो रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, बाकी सारे टर्म तो कैंसिल ही हो गए, है ना। तो यहां से आपकी v की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 2v नॉट हो जाएगी, बस हो गया। v अगर 2v नॉट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब हाफ एम इंटू 2v नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 2mv नॉट स्क्वायर आ जाएगा। पहले ये समझना है क्यों टॉक जीरो होगा, क्योंकि टेंशन तो ओ से ही पास होगा ना। तो टेंशन चेंज हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज जो भी करो टॉक तो जीरो होगा। फोर्स चेंज हो रहा है, टॉक तो जीरो है ना। तो एल इनिशियल एल फाइनल के इक्वल होगा। तो पहले डिस्टेंस आर नॉट थी, अब आर नॉट बाई 2 हो गई। तो वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। किसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, किसी दिन इसको कर सकते हैं। Okay, you can go for this question. तो डायग्राम कुछ गलत दिया हुआ है, मैं कुछ डायग्राम चेक कर लेता हूँ जरा सा। तब तक आप पढ़ो क्वेश्चन को, फिर मैं डायग्राम थोड़ा चेक करता हूँ।
हाँ, ये मतलब मास एंड पे जाके स्ट्राइक करता है स्टिक के, है ना। ये स्टिक ऑफ लेंथ एल है ना। इसको मैं ठीक से बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये स्टिक बना लो ऐसे, आपका ये स्टिक था कोई, ये ऐसी स्टिक है ना। तो दिस इज स्टिक, और ये जो मास है साइड में जो शो किया है ना, एक्चुअली में इसके एंड पे जाके कोलाइड कर रहा है। यस, yes. ये थोड़ा सा क्रूशियल क्वेश्चन है। मतलब पहली बार हम आ रहे हैं ना, अब तक हम पढ़ रहे थे प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का क्वेश्चन है ना। कि अब तक हम पढ़ रहे थे ना प्योर ट्रांसलेशन, फिर आपने प्योर रोटेशन पढ़ा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन एंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, है ना। इसका ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। है ना, तो मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। थोड़ा सा क्रूशियल चीज है, मैं अलग से पेज में कर देता हूँ इसे। देखो क्या होगा, पहली बार हम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, क्योंकि
नेक्स्ट चैप्टर रोलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ही होता है, तो इससे आपको काफी आइडिया मिलेगा। देखो क्या था इस क्वेश्चन में, एक आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रॉड रखी हुई थी ऐसे, किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आपने क्या प्लेस कर दिया, कोई रॉड ऐसी, है ना, ऑफ लेंथ है एल एंड मास एम, इसकी लेंथ एल है और इसका मास कैपिटल एम, है ना, और लेंथ आपका कैपिटल एल, है ना, ये इस रॉड का सेंटर है ना? अब क्या होगा, इससे कोई पार्टिकल आके कोलाइड करता है किसी भी वेलोसिटी से एम मास का, और पार्टिकल कोलिजन के बाद क्या होता है ना, ये रेस्ट पे आता है बाहर में ही, मैं कोलाइड करके पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पार्टिकल तो रेस्ट पे आ गया, व्हाट विल हैपन टू द रॉड, रॉड कैसे मूव करेगी अगर ये कोलाइड करेगा, तो कोई आइडिया दे सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ क्या रोटेट करेगी या ट्रांसलेट भी करेगी, क्योंकि हिंज नहीं है ना, ये तो जस्ट सरफेस पे ऐसे रखी हुई है ना, तो हिंज होती तब तो सिर्फ खाली रोटेट करती, लेकिन ये हिंज नहीं है ना, ये तो सरफेस पे रखी हुई है ऐसे, है ना, तो आप इसका जो मोशन होगा ना, ये ट्रांसलेट भी, इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जाएगा और ये रोटेट भी करेगी, ऐसे रखी हुई थी, और कोई रॉड या पेन ऐसा रख दिया मैंने, और जैसे इसको पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा, ये रोटेट भी करेगी और आगे भी जाएगी, तो इसका जो मोशन होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन हो जाएगा। अब तक क्या था करते था, सी के अबाउट हिंज रहता था, तो हिंज होता है तो प्योर रोटेशन होता है, लेकिन अगर हिंज नहीं तो सेंटर ऑफ मास आगे जा सकता है ना, तो मैं बोलूंगा आफ्टर कोलिजन, कि अगर हम आफ्टर बात करें तो सेंटर ऑफ मास भी आगे जाएगा किसी वेलोसिटी v डैश से, और सेंटर ऑफ के मास के अबाउट रोटेट भी करेगी किसी ओमेगा से, है ना, तो आपको v डैश एंड ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर दोनों को सिस्टम ले लूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं इस पूरे सिस्टम में, अगर मैं दोनों को सिस्टम ले लूं तो कोलिजन इज इंटरनल फोर्स, तो हम बोलेंगे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पी इनिशियल पी फाइनल के इक्वल हो जाएगा। तो पी इनिशियल था आपका m इंटू वी, और पी फाइनल था कैपिटल M इंटू वी डैश, क्योंकि अब ये तो रेस्ट पे आ गया, तो जो भी मोमेंटम होगा इसके सेंटर ऑफ मास का ही तो होगा, तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू आ गई कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो स्मॉल v बाई कैपिटल M हो जाएगा, पहली चीज ये आ गई। अब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एल इनिशियल एल फाइनल के इक्वल होगा, और ये किसके अबाउट हम लगा रहे हैं, अबाउट सी। तो जब कोलिजन नहीं हुआ था तो पहले इसका एंगुलर मोमेंटम था एम वी इंटू एल बाई टू, भाई एम वी से जा रहा था, सेंटर के अबाउट लेंगे, ये डिस्टेंस एल बाई टू हो जाएगी, तो एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू हो गया। और जब ये कोलिजन हो गया बाद में तो ये तो रेस्ट पे आ गया, तो इसका तो कोई एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, लेकिन ये रोटेट करने लगी, तो दिस विल बी इक्वल टू द आई ओमेगा। अब हम आई इस रॉड का पुट कर देंगे तो सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया एम वी एल बाई टू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो मेन पर्पज है ना, हम ये निकालना चाहते हैं कि जैसे कोलिजन हुआ तो उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से आगे जाएगा, और सेंटर ऑफ मास के, हमने L/2 क्यों लिया है? क्योंकि हम सेंटर के अबाउट ले रहे हैं ना, तो एम वी ऐसे जा रहा था तो सेंटर से एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर होता है ना, तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, सो L/2। डिस्टेंस हो जाएगी ना, सेंटर के अबाउट ले रहे हैं, क्योंकि सेंटर के अबाउट ही तो ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम हम सेंटर के अबाउट ही लेते हैं, पहले हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम एम वी इंटू एल बाई टू, क्योंकि रॉड तो पहले रेस्ट पे थी, अभी पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, रॉड रोटेट करके तो आई ओमेगा हो गया, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आ गया। तो यहाँ से हम सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा आपका, कि भाई एल की एक पावर कैंसिल, और ये आपका 6 हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल वी 6 स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाई एम एल। तो ये आपने निकाल लिया कि भाई कोलाइड करने के बाद सेंटर ऑफ मास इतनी स्पीड से आगे जाएगा, और सेंटर ऑफ मास के बॉडी रोटेट भी करेगा, मतलब कोलिजन के बाद इसका जो मोशन होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, है ना। इसलिए तो अब तक तो हम क्या करते थे, इसको फिक्स कर लेते थे, खाली रोटेट ही करता था, है ना। अब एक चीज आ गया, ये जो पूछ रहा था कि भाई स्मॉल एम और कैपिटल एम में क्या रिलेशन होगा, वो तो इसमें कहीं आया नहीं ना, तो आपने ये निकाल लिया कि भाई रॉड इस वेलोसिटी से आगे जाएगी, ओमेगा इतना होगा। इसने एक वर्ड यूज किया है, कोलिजन इज इलास्टिक,
इलास्टिक कोलिजन की क्या प्रॉपर्टी होती है? नो काइनेटिक एनर्जी लॉस। हाँ, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, तो पहले काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल सा हाफ एम वी स्क्वायर होगी। बाद में कितना हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो जाएगा। तो पहले तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उस पॉइंट मास के सिर्फ, बाद में रोटेशनल खाली हो जाएगी, है ना। और तो कुछ नहीं, नहीं एक और भी होगा, सॉरी, ये सेंटर ऑफ मास इसका आगे भी तो जा रहा है, ये तो रोटेशन की वजह से हो गया। प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू वी डैश स्क्वायर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन में दोनों लेंगे ना, ये ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशन हो गया। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर को तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, आई आपको पता ही है एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। कैपिटल एम स्मॉल एम का ध्यान रखना। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, है ना, कि भाई ये ओमेगा जो होगा वो 6 mv बाई कैपिटल एम एल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू वी डैश स्क्वायर। वी डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी एम इंटू वी बाई कैपिटल एम का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आप देखो तो स्मॉलर और कैपिटल एम में रिलेशन आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा है और मेडिकल में आना नहीं चाहिए, फिर भी आया हुआ है तो देख लेते हैं। मतलब आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ ओमेगा पूछ ले, वी डैश भी पूछ सकता है ना, तो इससे क्या रिलेशन आ रहा है फाइनली। So capital M equals to 4m आ रहा है। हाँ सही आंसर है ना, कि कैपिटल एम की वैल्यू जो होगी 4 इंटू स्मॉल एम के इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल सही है ना, कि कैपिटल एम की जो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू स्मॉल एम आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाई मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है तो लिनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो सही के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो वेरिएशन ओमेगा आ गया, फिर कोलिजन इलास्टिक है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी बाद में होगी, तो उससे ही आपका आंसर आ गया। कि ऐसा तभी पॉसिबल है जो केस शो कर रहा है जब मास में 4 टाइम्स का रिलेशन है ना, कि जब मास में रिलेशन कैसा होगा बेसिकली आपके 4 टाइम्स का। तो जो आपका ऑप्शन था, अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन में, है ना, तो ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना, कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आ गया, ठीक है, नहीं तो हमने कर लिया इसे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है। तो आज हमने ये एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट में बस आपका एक ही टॉपिक रोटेशन में बच जाता है, दैट इज योर रोलिंग मोशन। तो नेक्स्ट 2 क्लास में हो ही जाएगा आपका। फिर आप एक काम करना कि रोटेशन तक ना ठीक से रिवाइज करना चीजों को, और जो भी आपको डाउट्स हो, चाहे वो थ्योरी में हो, न्यूमेरिकल में हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, पूछना जरूर, है ना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि एक पूरी क्लास में डाउट में ले लूँ, उसके बाद जब डाउट क्लियर हो जाएंगे तभी ग्रेविटेशन में आ पाना, क्योंकि ग्रेविटेशन से कुछ अलग चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ना। न्यूटोनियन मैकेनिक्स रोटेशन तक ही होता है ना, उसके बाद तो फिर ग्रेविटेशन एक अलग तरह के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये सारे जो लिंक चैप्टर है ना, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, सर्कुलर, है ना,
फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इसको एक साथ आप कंप्लीट करना थोड़ा सा, जिससे भी आप कर रहे हो, है ना। तो ये डाउट जरूर पूछना आप इसका, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. ओके, बाय बाय।